हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का अपने द रिटर्न ऑफ लायन कहानी में हार्दिक स्वागत है। हम सुनेंगे आज एपिसोड नंबर 24। दोस्तों, हमारी नई कहानी भी जल्द ही शुरू होने वाली है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करते रहिए। और अगर आपको कुछ भी सस्ती चीज़ खरीदनी है तो हम ऑथेंटिक चीज़ों का एक टैग लगाते हैं। साथ में वीडियो के लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स सा दिखेगा शॉपिंग का, वहाँ पर जाकर आप सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं। ये हमारे द्वारा प्रमाणित है कि ये बिल्कुल सस्ती चीज़ें हैं और साथ में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोपहर के 12 बज गए थे। उधर कपूर मैंशन के बाहर अभिनव के गार्ड्स, जो फरहान के स्टेट आर्मी के लड़के, भारी हथियार के साथ पहरा दे रहे थे। तभी एक पीली काली रंग की आम सी टैक्सी कपूर मैंशन के विशाल लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। एक गार्ड ने अपनी बंदूक संभाल कर टैक्सी ड्राइवर को डांट कर कहा, ए, गाड़ी पीछे ले, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। तभी टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला। अंदर से एक सफेद बालों वाला, छड़ी के सहारे चलने वाला बुजुर्ग बाहर निकला। उस बुजुर्ग, जो कोई और नहीं अंकित गुप्ता था, उसने गार्ड्स के सामने हाथ जोड़कर एक बहुत ही बेबस और थरथरारी आवाज में कहा, मुझे मुझे अभिनव से मिलना है बेटा। तभी उस गार्ड ने उसे धक्का देने की कोशिश करके कहा, लायन से कोई नहीं मिल सकता, निकलो यहां से। उसी वक्त मेंशन के मेन गेट से अभिनव बाहर आ रहा था। अभिनव के साथ विक्रम और फरहान भी थे। वो किसी नए प्रोजेक्ट की फाइल डिस्कस कर रहे थे। अभिनव के चेहरे पर वो सुकून और जीत की चमक थी। अभिनव की नजरें अचानक मेन गेट की तरफ गई, जहां गार्ड्स एक बुजुर्ग को हटा रहे थे। अभिनव की सिक्स सेंस ने उस बुजुर्ग के चेहरे को एक अजीब सा जैना पहचाना सा दिखाई दिया। उसने अपने कदम रोक लिए। उसने अपने हल्के से एक आंखें सिकुड़ी और इंसान को गौर से देखा। जैसे जैसे उस बुजुर्ग का चेहरा अभिनव की आंखों में साफ होने लगा, उसके हाथों से वो बिजनेस की फाइलें छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अभिनव का पूरा शरीर ऐसे जम गया जैसे किसी ने उसे बर्फ की सिल्ली बना दिया हो। उसके पैर तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी सांसें उसी के गले में अटक गई। अभिनव के मुंह से कांपती हुई फुसफुसाहट निकली। उसने धीरे से कहा, ये ये कैसे हो सकता है? तभी विक्रम ने अभिनव के चेहरे के रंग को उड़ता हुआ देखकर घबरा कर पूछा, क्या हुआ लायन? लेकिन अभिनव को अब विक्रम की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो उस इंसान को गौर से देख रहा था जिसका उसने 10 साल पहले अपने ही हाथों से अंतिम संस्कार किया था। हालांकि वो एक जली हुई लाश थी जिसे अंकित ने अपने जगह पर रखा था, और वो इंसान जिसकी उंगली पकड़कर अभिनव ने बचपन में चलना सीखा। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, हे छोड़ो उसे। अभिनव दहाड़ मारकर पागलों की तरह अपने गार्ड्स की तरफ दौड़ा। वहीं फरहान और विक्रम हैरान रह गए। उन्होंने अभिनव को कभी इस तरह बेकाबू होकर भागते हुए नहीं देखा था। तभी अभिनव भागता हुआ गेट पर पहुंचा। उसने उन दोनों गार्ड्स को कॉलर से पकड़कर पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। अभिनव ने अपने ही गार्ड्स पर चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? और फिर दुनिया का वो सबसे खौफनाक डॉन, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड थर थर कांपता था, वो अभिनव, वो लायन, उस साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग के सामने अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अभिनव की आंखों में आंसुओं का एक भयंकर सैलाब फूट पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से उस बुजुर्ग के पैरों को पकड़ लिया। उसने अपना सिर अपने जूतों पर रख कर कहा, अरे अरे अंकित चाचू, आप जिंदा हैं। तभी अभिनव फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। यह नजारा देखकर फरहान खान और विक्रम के होश उड़ गए थे। अभिनव की बात सुनकर विक्रम ने हैरान होकर कहा, अंकित चाचू मतलब लायन के सगे चाचा, जो 10 साल पहले। विक्रम का दिमाग बेसुन पड़ गया। वहीं अभिनव जमीन से उठा और उसे पागलों की तरह अंकित गुप्ता को अपनी मजबूत बाहों में कसकर जकड़ लिया। वो इस कदर रो रहा था कि उसकी आवाज भर्रा गई। उसने सिसक कर कहा, चाचू चाचू आप कहाँ थे? मुझे तो लगा कि आप 10 साल पहले पापा और के माँ के साथ उस खौफनाक हमले में मारे गए होंगे। मैंने तो आपकी जली हुई लाश को। अभिनव अपने नासों नहीं रोक पा रहा था और उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसे उसका पूरा परिवार वापस लौटा दिया हो। ये वो लायन नहीं था। ये वो अभिनव था जिसके सीने में अपने परिवार के लिए एक ऐसा अथाह प्यार था जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी सबसे भयंकर कमजोरी थी। वहीं अंकित गुप्ता के चेहरे पर वो मास्टर क्लास एक्टिंग शुरू हो गई।
उसने अपने कांपते हुए हाथों से अभिनव की पीठ को थपथपाया और उसकी आंखों में भी छोटे आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अभिनव के सिर को चूम लिया। अंकित गुप्ता ने रोकर एक बहुत ही भावुक और लाचार आवाज में कहा, मेरे बच्चे, मेरे अभिनव, मेरे शेर। हाँ बेटा, तेरा अभागा चाचा जिंदा है। आगे से अभिनव ने अपना चेहरा पीछे करके अंकित के दोनों गालों को पकड़कर पूछा, लेकिन लेकिन आप थे कहाँ चाचू? 10 साल, 10 साल तक आपने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश क्यों नहीं की? उसकी ये बात सुनकर आगे से अंकित गुप्ता ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, जैसे उसे बहुत बड़ा पछतावा हो। अंकित ने सिसकियां लेकर वो झूठी और गढ़ी हुई कहानी सुनानी शुरू करके कहा, मैं मैं मजबूर था मेरे बच्चे। जैसे कि तुम जानते हो, 10 साल पहले उन दुश्मनों ने, उस ट्राइडेंट कार्टेल के लोगों ने तेरे पापा पर जानलेवा हमला किया था। तो मैं भी तुम लोगों के साथ था। मैं तेरे पापा वाली गाड़ी में था और तू हमारे पीछे वाली गाड़ी में आ रहा था। तभी तेरे पापा वाली गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। उस कार में बुरी तरह से वो घायल हो गए, लेकिन मैं कहीं बच गया। वो अभिनव को यह कहानी सुना रहा था जिसे उसने महीनों पहले लायन के दिमाग से खेलने के लिए तैयार किया था। ऐसे ही बोलते बोलते उसने अभिनव का हाथ पकड़ लिया। अंकित की आंखों में वो झूठा खोप साफ झलक रहा था। उसने रोकर आगे कहा, मैं मैं बहुत डर गया था अभिनव। वो दुश्मन बहुत ताकतवर थे। मुझे पता था कि अगर उन्हें भनक भी लगी कि विराज गुप्ता का भाई जिंदा है तो मुझे ढूंढ कर मार देंगे। मैं मैं बुजदिल निकल गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने ही नाम की एक बेनामी लाश को वहां छोड़कर छिप गया था। मैं अंडरग्राउंड हो गया था। उसकी यह कहानी सुनकर अभिनव का दिल पसीज गया। उसने भावुक होकर कहा, चाचू। तभी अंकित ने अपने आंसू पोंछे और बोला, मैं 10 सालों तक एक कीड़े की तरह अपनी पहचान छुपाकर दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन मैं हर रोज तेरी खबरें सुनता था। जब मुझे पता चला कि मेरा अभिनव, मेरा खून, मेरा लायन वापस फॉर्म में आ चुका है और तुमने अपने पिता के उन सभी गद्दारों को हैदराबाद में मार गिराया, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। ये कहते हुए अंकित ने अभिनव को एक बार फिर गले लगा लिया। अंकित ने एक बहुत ही गहरा और जज्बाती नाटक आगे करके कहा, मेरा मेरा डर खत्म हो गया मेरे बच्चे। मुझे लगा था कि अब मेरा शेर आ गया है, तो मुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुरंत सब कुछ छोड़कर तुमसे मिलने और अपने जीवन के आखिरी दिन तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ आ गया। क्या तुम क्या तुम अपने इस बुजदिल चाचा को अपने पास रखोगे? उसकी यह बात सुनकर अभिनव का दिल इस कदर जज्बातों में डूब गया कि उसकी सोचने समझने की वो खौफनाक लायन वाली पावर पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। अभिनव ने रोकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं चाचू? आप बुजदिल नहीं हैं। ये आपका ही घर है। ये लायन का पूरा एम्पायर आपका है। मैं अब दुनिया की किसी भी मौत को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। हम बिल्कुल साथ रहेंगे। वहीं फरहान खान और विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनके भगवान को उनकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। तभी अंदर से अनन्या और आंचल कपूर भी बाहर आ गई। अनन्या ने जब अभिनव को रोते हुए देखा तो वह घबरा गई। उसने तुरंत अभिनव के पास आकर पूछा, अभिनव क्या हुआ? आगे से अभिनव ने बहुत ही खुशी और फक्र के साथ अंकित गुप्ता को अंदर लेकर जाकर बोला, अनन्या देखो कौन आए हैं। मेरे सगे चाचा हैं अंकित चाचू, ये जिंदा हैं। और इसके साथ कपूर मेंशन में एक ऐसा जज्बाती और खुशी का माहौल बन गया जैसे किसी ने भगवान को साक्षात देख लिया हो। अभिनव अंकित गुप्ता को बहुत ही इज्जत और प्यार के साथ लिविंग रूम में ले गया। उन्हें सबसे मखमली और आलीशान सोफे पर बिठाया गया। नौकरों ने तुरंत पानी और चाय ला दी। तभी अभिनव ने उनके पैरों के पास जमीन पर बैठकर उनके पैर दबाकर कहा, आप आराम कीजिए चाचू, मैं भी डॉक्टर को बुलाकर आपका चेकअप करवाता हूँ। वहीं अंकित गुप्ता सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और थकी हुई मुस्कान थी। अंकित गुप्ता ने अपने मन ही मन में एक भयंकर शैतानी हंसी हंसकर कहा, "हाँ, कितना बेवकूफ है ये लायन। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन आज अपने ही बाप के कातिल के पैर दबा रहा है। मैंने बिल्कुल सही सोचा था, जज्बात ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।" इसके बाद जब अंकित गुप्ता चाय कप मेज पर रख रहा था तो बातें करते करते अभिनव की नजरें अचानक अंकित गुप्ता के बगल में रखी उस चांदी की मुठ वाली छड़ी पर पड़ी। अभी तक अभिनव का दिमाग पूरी तरह से अंकित चाचू के जिंदा होने के शोक और खुशी में अटका हुआ था। उसने उस छड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था।
लेकिन अब जब अभिनव ने उस छड़ी की मुठ को गौर से देखा तो उसकी वो लायन वाली सिक्स सेंस एक भयंकर झटके के साथ एक्टिव हो गई। अभिनव की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। उस छड़ी की मुठ का डिजाइन कोई आम डिजाइन नहीं था। वो तीन नुकीले धार वाला त्रिशूल था, और त्रिशूल ट्राइडेंट कार्टेल का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और सबसे प्राइवेट प्रतीक था। उस टी1 जिसे अभिनव ने उसे मारा था, उसके नकाब पर भी बिल्कुल ऐसा ही लाल त्रिशूल बना हुआ था। अभिनव के दिमाग में हजारों सवाल एक सेकंड में दौड़ने लगे। उसने मन ही मन में सोचा, चाचू के पास ये त्रिशूल वाली छड़ी कहां से आई? उसका वो अंडरवर्ल्ड का तजुर्बा जो हर चीज पर शक करता वो जागने लगा। उसने मन ही मन में आगे सोचा, क्या ये महज इत्तेफाक है, या फिर क्या मेरे चाचा का ट्राइडेंट कार्टल से कोई संबंध है? क्या 10 साल पहले जो हमला हुआ था उसमें कुछ और भी राज छिपे हैं? अभिनव के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए। वो खुशी वाली मुस्कान गायब हुई और वहां एक बहुत ही गहरी, शक्की और धारदार नजरों वाली सिकन आ गई। उसकी आंखें लगातार उस त्रिशूल वाली छड़ी को घूर रही थी। लेकिन लायन ये बात भूल गया था कि जिस इंसान के वो सामने बैठा है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, असली टी1 है। वही अंकित गुप्ता की वो शैतानी आंखें अभिनव की हर एक माइक्रो एक्सप्रेशंस और उसके चेहरे की हल्की सी हलचल को भी पढ़ रही थी। जैसे ही अंकित ने देखा कि अभिनव की आंखें उसी की छड़ी पर सिकुड़ कर रह गई और अभिनव के चेहरे पर शक की लकीरें उभर आई, अंकित का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करने लगा था। अंकित ने तुरंत भांप लिया और उसने मन ही मन कहा, इलायन बहुत तेज है, ये त्रिशूल को पहचान गया। अगर मैंने अभी इसी का शक दूर नहीं किया तो ये अगले सेकंड में मेरी गर्दन पर खंजर रख देगा। तभी अंकित गुप्ता ने अपना मास्टर क्लास एक्टिंग का सबसे भयंकर और खौफनाक दांव खेला। इससे पहले कि अभिनव गुप्ता अपना मुंह खोलता, उसकी छड़ी के बारे में कोई सवाल पूछता, अंकित गुप्ता ने तुरंत अपना हाथ दबाया और त्रिशूल वाली छड़ी को उठा लिया। अंकित की आंखों में अचानक एक बहुत गहरा, रुला देने वाला और जज्बाती दर्द उभर आया। उसने छड़ी को अपने सीने से लगा लिया और जैसे कोई बहुत ही पवित्र और अनमोल चीज हो। अंकित ने एक बहुत ही भारी, कांपती और दर्दनाक आवाज में उस छड़ी को अभिनव की तरफ बढ़ाकर कहा, ये देख मेरे बच्चे। उसकी यह बात सुनकर अभिनव चौंका। उसने हैरान होकर कहा, ये क्या है चाचू? तभी अंकित की आंखों में एक बार फिर मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। उसने रोकर कहा, ये ये मेरी छड़ी नहीं है अभिनव, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है। उसका यह वाक्य अभिनव के दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लगा। उसका वो सारा का शक एक ही पल में हिल गया और उसने कांप कर कहा, पापा की? तभी अंकित ने उस छड़ी के त्रिशूल वाले हिस्से को सहलाकर अपनी ही वो गड़ी हुई और जहरीली कहानी को एक बहुत ही भावुक रंग देकर कहा, हाँ बेटा, 10 साल पहले जब उन ट्राइडेंट कार्टल के दुश्मनों ने तेरे पापा पर हमला किया था तो वो दरिंदे अपने साथ ही त्रिशूल वाली छड़ी लेकर आए थे। उन्होंने इसी छड़ी से तेरे पापा को बहुत बेदर्दी से पीटा था। अंकित फूट फूट कर रोने लगा। उसने अभिनव के हाथ में वो छड़ी थमाकर कहा, जब तेरे पापा का खून इस जमीन पर गिरा तो वो और दुश्मन उन्हें मारकर चले गए तो मैं वहां पर एक कोने में घायल पड़ा था। मैंने उन दुश्मनों की छड़ी को उठा लिया। अभिनव के हाथ कांपने लगे और जब उसने उस छड़ी को पकड़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे छड़ी पर आज उसके पिता का खून लगा हो। उसी समय अंकित ने अभिनव के बालों में हाथ फेर कर बहुत ही गहरी और पिता सम्मान आवाज में आगे कहा, मैंने पिछले 10 सालों से इस छड़ी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। मुझे पता था कि ये त्रिशूल उन दुश्मनों का निशान है। मैंने इसे इसलिए संभाल कर रखा ताकि जब मेरा अभिनव बड़ा हो जाए, जब वो ताकतवर जाए तो मैं उसे छड़ी दे दूंगा, ताकि वो इस त्रिशूल के सहारे उन दुश्मनों को ढूंढ सके और अपने पिता की मौत का इंतकाम ले सके। अंकित ने अभिनव को फिर से गले लगा लिया। अंकित ने मुस्कुराकर एक रोते हुए एक साथ कहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा शेर तो इस बिना निशानी के ही अपने दम पर उन दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा और उन्हें मौत के घाट उतार देगा। आज इस छड़ी का मकसद पूरा हो गया है। ये इसका मास्टर स्ट्रोक था। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे कितना भी बड़ा लायन क्यों ना हो, अपने पिता की दर्दनाक मौत और उसकी आखिरी निशानी की कहानी सुनकर पिघल ही जाएगा। अभिनव का वो सारा शक, वो सिक्स सेंस, वो सारा का सारा अंडरवर्ल्ड का तजुर्बा एक ही झटके में उन झूठे आंसू और जज्बातों की आंधी में बह गया।
अभिनव ने उस छड़ी को अपने माथे से लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। अभिनव ने रोकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए चाचू। हालांकि वो खुद नहीं जानता था कि वो माफी क्यों मांग रहा है, लेकिन उसका दिल उस शक करने की लिए खुद को कोस रहा था। उसने रोकर आगे कहा, आपने आपने मेरे लिए, मेरे पापा के लिए इतना बड़ा दर्द 10 सालों तक अपने सीने में दबा कर रखा। मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वही अंकित गुप्ता अभिनव को गले लगाए हुए था। अभिनव की पीठ के पीछे अंकित गुप्ता के उन बुजुर्ग और थके हुए होठों पर एक ऐसी भयंकर, खौफनाक और प्रलयंकारी शैतानी मुस्कान आ गई जिसे देखकर भगवान भी खौफ खा जाए। उसका तीरकुल बिल्कुल निशाने पर लग गया था। उसने लायन को उसी के घर में उसी की ही भावनाओं का इस्तेमाल करके पूरी तरह से अंधा कर दिया था। अब असली टीवन सीधे लायन की मांद में घुस चुका था और लायन उसे अपना भगवान मानकर पूज रहा था। अगले दिन कुछ कपूर मैंशन में किसी स्वर्ग से कम नहीं गुजरे। अभिनव अपनी जिंदगी के उस सबसे मुकम्मल और खुशी वाले दौर में था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। उसका अंकित चाचू अब कपूर मैंशन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। अंकित गुप्ता बाहर ही शातिर तरीके से घर के हर मेंबर आंचल कपूर, अन्य और यहाँ तक कि फरहान और विक्रम के दिलों में भी अपनी एक पिता सम्मान और इज्जतदार जगह बना रहा था। वो सुबह शाम अभिनव के साथ बैठकर बिजनेस की बातें करता, उसे पुरानी यादें सुनाता और उसका वो सारा सारा का प्यार देता कि अभिनव अब पिछले 10 सालों से तरस रहा था। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान अभिनव अब पूरी तरह से लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के विकास में मग्न हो चुका था। अभिनव के प्रोजेक्ट संजीवनी के कैंसर रोधी फॉर्मूले को इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किया गया था। उसने कई नई मल्टीनेशनल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की नींव रख दी जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होने वाला था। उसका नाम अब अंडरवर्ल्ड के खूंखार डॉन में बदलकर भारत के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट और बिजनेस टाइकून के रूप में अखबारों की हेडलाइंस बन रहा था। लेकिन इस सबकी भी ज्यादा शोर, जो चीज अभिनव की जिंदगी को खूबसूरत बना रही थी, वो था उसका और अनन्या का मजबूत होता रिश्ता। पिछले कुछ दिनों में वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि उनकी हर एक सांस अब एक दूसरे के लिए धड़कने लगी थी। वो पुरानी नफरत, वो गलत फहमियां अब एक गहरे अटूट प्यार में बदल चुकी थी। अभिनव अब ऑफिस से सीधा घर आता और अपना सारा वक्त अनन्या के साथ बिताता। कपूर मैंशन में अब कोई खौफ नहीं था, कोई बंदूक नहीं थी और कोई साजिशों का डर नहीं था। सिर्फ एक ही डर था, वो था अंकित चाचू के रूप में उनके ही डाइनिंग टेबल पर बैठे उनके साथ खाने खा रहे थे। अगले शानदार रविवार की सुबह कपूर मैंशन का बड़ा सा डाइनिंग रूम धूप से रोशन था। टेबल पर तरह तरह के नाश्ते लगे हुए थे। अभिनव, अनन्या, अंकित एक साथ बैठे चाय पी रहे थे। तभी आंचल कपूर वहां हंसकर और चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए कपूर ने प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आगे से अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग माँ जी। वहीं अंकित गुप्ता ने एक बहुत ही सज्जन और शरीफ बुजुर्ग की तरह हंसकर कहा, अरे वाह अंचल जी, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। तभी आंचल कपूर ने अभिनव अनन्या की तरफ देखकर कहा, खुशी का ही मौका है अंकित जी। जब से आप इस घर में आए हैं, अब अभिनव की खुशी दोगुनी हो गई। मैंने सोचा कि अब जब सारे बिजनेस भी सेटल हो गए तो मेरे बच्चों को अब वक्त मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इसलिए मैंने इनका हनीमून प्लान किया था। आज शाम को इनकी फ्लाइट है। उनकी ये बात सुनकर अनन्या की आंखें खुशी और शर्म से चमक उठी। उसने शर्मा कर कहा, माँ आप भी। आगे से आंचल कपूर ने बहुत ही प्यार और खुशी के साथ हंसकर कहा, क्या आप अब ये शर्माना छोड़ और ये बताओ कि तुमने अपनी और अभिनव की पैकिंग कर ली। तभी अभिनव ने ब्लश करके कहा, अरे माँ जी इसकी क्या जरूरत है, हम बाद में। लेकिन आंचल कपूर ने एक असली सास की तरह लाड लडाकर अभिनव को टोक कर कहा, अरे कोई बात नहीं, तो अपने ही इस बिजनेस में लगा रहेगा। तुझे पता है तेरा, अब तो अंकित जी भी आ गए, वो तेरा काम संभाल लेंगे पीछे से। उनकी ये बात सुनकर अंकित गुप्ता ने बहुत ही मीठी और जहरीली मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल बेटा, तुम दोनों बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूं ना यहाँ संभालने के लिए। तभी आंचल कपूर फिर थोड़ी सी सीरियस लेकिन मजाकिया अंदाज में झुकी। आंचल कपूर ने अपनी उंगली उठाकर फिर से वही बहुत ही प्यारी और जिद करके कहा, और सुनो तुम दोनों, ये यूरोप का ट्रिप सिर्फ वादियों में घूमने फिरने के लिए नहीं है। मुझे इस बड़े से घर में बच्चों की किलकारी चाहिए। मुझे अब जल्दी से नाने बनना है, दोनों समझ गए ना तुम। ये बात सुनते ही अनन्या का चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया।
उसने तुरंत अपना चेहरा हाथों से छुपाया और शर्मा कर कहा, माँ तुम भी ना सबके सामने कुछ भी बोलती हो। अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। डाइनिंग रूम हंसी और खुशियों के ठहाकों के बीच गूंज उठा। अभिनव ने मुस्कुराकर अपने अंकित चाचू की तरफ देखा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से जन्नत बन चुकी है। लेकिन उन खुशियों के बीच जब सब हंस रहे थे, तब अंकित गुप्ता मतलब असली T1 ने अपना चाय का कप उठाया। उसकी आंखें जो उस कप के पीछे अभिनव अनन्या को देख रही थी, उनमें अब कोई पिता का सम्मान प्यार नहीं था। उन दोनों में एक ऐसा भयंकर खौफनाक और प्रलयंकारी तूफान पल रहा था, जो स्विट्जरलैंड की उन खूबसूरत वादियों को अभिनव और अनन्या की बर्फीली कब्र में बदलने वाला था। असली T1 ने अपने मन ही मन में एक खौफनाक हंसी हंसकर सोचा, हनीमून, जाओ लायन, मना लो अपनी जिंदगी का आखिरी खुशियां, क्योंकि स्विट्जरलैंड की उन वादियों में तेरा सामना टाइडेंट काटल के असली काल से होगा, जो तेरी इस खुशहाल दुनिया को एक ही झटके में राख कर देगा। खुशियों के उस सुनहरे महल की नींव में सबसे जहरीला बारूद बिछ चुका था। लायन एक ऐसे खौफनाक हमले और छलावे में जी रहा था, जहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना सगा चाचा बनकर अपने ही घर में उसी की मौत की उल्टी गिनती शुरू कर चुका था। इसके बाद शाम को 5 बज रहे थे। दिल्ली के आसमान पर डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरण बिछ गई थी। कपूर मैंशन के बाहर 3 काली रेंज रोवर गाड़ियां खड़ी थी। आज लायन किसी अंडरवर्ल्ड की मीटिंग या किसी दुश्मनों को मारने नहीं जा रहा था, बल्कि आज वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर पर निकलने वाला था। मैंशन के अंदर नौकरों के पागलों की तरह वीआईपी लगेज और डिजाइनर सूट के इस गाड़ियों में रख रहे थे। हॉल में अभिनव और अनन्या खड़े थे। अनन्या ने एक बहुत ही खूबसूरत बेबी पिंक रंग का विंटर ट्रेंच कोट और मैचिंग बूट्स पहने हुए थे। उसके चेहरे पर जो निखार और खुशी थी, वो दुनिया के किसी भी मेकअप से कम नहीं आ सकती। अभिनव ने एक डार्क नेवी ब्लू टर्टल नेक स्वेटर और एक लंबा इटालियन लेदर ओवरकोट पहना था। उसकी आंखों में वो खौफनाक और प्रलयंकारी लायन वाला अक्स अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक ऐसा पति था जो अपनी पत्नी पर जान छिड़कता था। आंचल कपूर ने अभिनव और अनन्या के माथे को चूम कर कहा, ध्यान से जाना मेरे बच्चों, वहां बहुत ठंड है, गर्म कपड़े पहन कर रखना, और हाँ, मेरी बात मत भूलना। ये कहते हुए उन्होंने अभिनव की नजर उतारी और उसी के साथ आंचल ने आंख मारकर फिर से वही नानी वाली बात याद दिला दी। अनन्या शर्म से लाल हो गई। उसने अभिनव के पीछे अपना चेहरा छिपा लिया और शर्मा कर कहा, माँ तुम तो कभी चुप ही नहीं रह सकती। वहीं अभिनव फिर हंस पड़ा। उसने आंचल कपूर के पैर छुए और पास ही सोफे पर अंकित गुप्ता बहुत ही शरीफ और लाचार बुजुर्ग की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारे चाचा वाली मुस्कान थी। तभी अभिनव चलकर अंकित के पास गया। उसने उनके पैर छूकर कहा, चाचू मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। आपकी दवाइयाँ और चेकअप का सारा रूटीन मैंने मुकेश चाचा को समझा दिया। और हाँ, लायन ग्रुप के जो भी जरूरी पेपर्स हों, आप बेझिझक होकर साइन कर दीजिएगा। मेरे पीछे से वो पूरा एम्पायर आपका है। अंकित गुप्ता ने अपने कांपते हुए हाथों से अभिनव के सिर पर हाथ फेरा और उसे गले लगा लिया। अंकित ने अपनी आंखों में छोटे आंसू लाकर कहा, तू मेरी फिक्र मत कर शेर, तूने मुझे 10 साल बाद एक घर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। तू बस अपनी शेरनी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तेरे पीछे तेरा ये चाचा तेरे इस घर और बिजनेस पर कोई आंच नहीं आने देगा। अभिनव ने बहुत ही जज्बाती होकर कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है चाचू। अभिनव को रत्ते भर भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस इंसान के हाथों में अपना पूरा एम्पायर, अपनी तिजोरी की चाबियां और अपनी पूरी सुरक्षा सौंप रहा था, वो साक्षात मौत का फरिश्ता है। अभिनव और अनन्या ने सबको अलविदा कहा और बाहर ही खड़ी रेंज रोवर में बैठ गई। गाड़ी का काफिला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। एयरपोर्ट के वीआईपी टर्मिनल से होकर अभिनव अनन्या अपने उस शानदार फर्स्ट क्लास एमिरेट्स फ्लाइट के कैबिन में दाखिल हुए। यह कोई आम फ्लाइट नहीं थी। आंचल कपूर ने उनके लिए पूरा प्राइवेट फर्स्ट क्लास स्वीट बुक किया था। इस स्वीट के अंदर एक आरामदायक डबल बेड टीवी स्क्रीन, एक मिनी बार और दुनिया की हर एक लग्जरी मौजूद थी। विमान ने उड़ान भरी और दिल्ली की वह जमीन जहां अभिनव ने खून की नदियां बहाई थी, वो धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। कैबिन की लाइट्स बहुत ही मध्यम और रोमांटिक थी। अनन्या ने अपने कोट को उतारा और अभिनव के बिल्कुल करीब उसकी बाहों में आकर लेट गई। अभिनव ने बहुत ही प्यार से अनन्या को अपनी चादर में लपेट लिया और उसका माथा चूम लिया। अनन्या ने अभिनव के सीने पर अपनी उंगलियां फिराकर एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी आवाज में कहा, मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही अभिनव,
क्या सच में वो सब खत्म हो गया? क्या सच में अब हमें कोई डर नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। उसके बाद सुनकर अभिनव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों को बंद किया और जिन्होंने सिर्फ लाशें देखी थी। अभिनव ने अनन्या के बालों में अपनी उंगली उलझाकर कहा, ये सपना नहीं है मेरी जान, ये हमारी हकीकत है। मैंने उस स्टीवन को अपने हाथों से खत्म किया है। पूजा सहगल जेल में है और ट्राइडेंट कार्टेल का नामो निशान मिट चुका है। अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमारे बीच आ सके। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया दूंगा जहां सिर्फ हम दोनों होंगे, और ये उसी दुनिया की शुरुआत है। आगे से अनन्या ने अपनी आंखें बंद करके कहा, आई लव यू अभिनव। उसकी सांसें अभिनव की सांसों से टकरा रही थी। आगे से अभिनव ने मुस्कुराकर कहा, आई लव यू टू मेरी शेरनी। ये कहते हुए अभिनव ने अपनी पत्नी के होठों को चूम लिया। हवाओं के उस शांत और नीले समंदर के बीच अभिनव और अनन्या एक दूसरे के प्यार में इस कदर मगन थे कि उन्हें वक्त के गुजरने का कोई एहसास ही नहीं हुआ। अभिनव को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी जंग जीत ली। लगभग 8 घंटे की लंबी और सुकून भरी उड़ान के बाद फ्लाइट स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट पर उतरा। जब वो बाहर निकले तो स्विट्जरलैंड की वो बर्फीली, ठंडी और ताजी हवा ने उनका स्वागत किया। आसमान बिल्कुल नीला था। दूर दूर तक फैली हुई स्विस आल्प्स की चोटियां सफेद बर्फ से ढकी हुई चमक रही थी। दिल्ली की उस घुटन, बारूद और प्रदूषण से कोसों दूर ये जगह साक्षात स्वर्ग लग रही थी। वहां एक प्राइवेट ब्लैक मर्सिडीज उनका इंतजार कर रही थी। गाड़ी उन्हें लेकर ज्यूरिख शहर से दूर एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और एकांत स्नो रिजोर्ट की तरफ निकल पड़ी। ये रिजोर्ट पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच था। यहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे लेकिन बेहद आलीशान शैले बने हुए थे। अभिनव और अनन्या को उनके हनीमून स्वीट में लेकर जाया गया। ये स्वीट लकड़ी का बना हुआ था और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा और आरामदायक बिस्तर था, जिसके सामने एक फायर प्लेस में आग सुलग रही थी। कमरे की एक दीवार पूरी तरह से कांच की बनी थी और जिससे बाहर गिरती हुई ताजा बर्फ और दूर फैले पहाड़ों का नजारा दिख रहा था। ये सब देखकर अनन्या खुशी से चीख कर उस कांच की खिड़की के पास भागी। उसने खुशी से झूम कर कहा, ओह माय गॉड अभिनव, ये जगह कितनी खूबसूरत है। मैंने ऐसा नजारा सिर्फ फिल्मों में देखा था। तभी अभिनव ने मुस्कुराकर पीछे से आकर अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अनन्या की गर्दन को सहलाकर कहा, अब से तुम्हारी हर फिल्म, हर सपना हकीकत होगा। सर्द मौसम था। बाहर तापमान माइनस में था, लेकिन उस लकड़ी के कॉटेज के अंदर सुलगती हुई उस आग के सामने उन दोनों के बीच एक ऐसी गर्मी, एक ऐसा जुनून और एक ऐसा अथाह प्यार सुलगने लगा जो किसी भी बर्फीले तूफान को पिघला दे। अनन्या मुड़ी और उसने अपनी दोनों बाहें अभिनव के गले में डाल दी। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश और नशा था जिसने दुनिया के सबसे बड़े डॉन को पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। अभिनव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और सुलगती हुई आग के सामने बिछे हुए उस मखमली कारपेट पर लिटा दिया। उस रात स्विट्जरलैंड की उस खामोश बर्फीली वादियों में अभिनव और अनन्या ने एक दूसरे को पूरी तरह से सौंप दिया था। वो पुरानी नफरतें, वो गलत फहमियां, सब कुछ उनके इस अथाह प्यार और गहरे समंदर में डूब गई। वो दोनों एक हो गए। आंचल कपूर की वो नानी बनने वाली जिद अब एक खूबसूरत हकीकत का रूप ले रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये जन्नत कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस वक्त वो स्विट्जरलैंड की बर्फ में अपने प्यार की गर्माहट महसूस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली के उनके उसी घर में साक्षात जहन्नुम की आग भड़क रही थी। इधर अपने अभिनव हनीमून की पहली रात का जश्न मना रहा था, उधर दिल्ली में रात के 2 बज रहे थे। कपूर मैंशन में पूरी तरह सन्नाटा छाया था। नौकर और गार्ड्स सब सो रहे थे और कुछ अपनी ड्यूटी पर थे। अभिनव के उस भारी भरकम हाई सिक्योरिटी वाले स्टडी रूम के अंदर, जहां अभिनव अपने अंडरवर्ल्ड्स और बिजनेस के सारे राज रखता था, अंधेरे कमरे में सिर्फ एक लैपटॉप की नीली रोशनी चमक रही थी और उस लैपटॉप के सामने बैठा था अंकित गुप्ता द T1। उसके चेहरे पर वो लाचार, बेबस और शरीफ बुजुर्ग वाला मुखौटा अब पूरी तरह से उतर चुका था। उसकी आंखों में अब कोई झूठे आंसू नहीं थे। वहां सिर्फ और सिर्फ एक भयंकर, प्रलयंकारी और जहरीली दरिंदगी नाच रही थी। उसका चेहरा एक खौफनाक शैतान लग रहा था। अंकित के हाथ में वो त्रिशूल वाली चांदी की छड़ी थी। उसके
उसने लैपटॉप पर अभिनव के सारे सीक्रेट फोल्डर्स, बैंक अकाउंट्स और प्रोजेक्ट संजीवनी की फाइल्स को खोल लिया था। अभिनव के जाने से पहले उसे अपनी कंपनी के सारे एक्सेस दिए थे। लायन ने खुद अपने हाथों से अपनी तिजोरी की चाबी एक ऐसे चोर को दे दी जो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उसी की रूह को चुराने आया था। अंकित गुप्ता उस अंधेरे कमरे में अपनी असली रोबोटिक और खौफनाक आवाज में पागलों की तरह हंसने लगा। अंकित ने अपनी त्रिशूल वाली छड़ी को मेज पर घुमाकर कहा, बेवकूफ लड़का, 10 सालों तक मैंने दुनिया के जिस बड़े खतरे से डरा, वो खतरा तो महज एक जज्बाती और बेवकूफ बच्चा निकला। मैंने सिर्फ झूठे आंसू बहाए, मैंने सिर्फ उसे बाप का नाम लिया और दुनिया का सबसे खौफनाक डॉन मेरे पैरों में आकर गिर पड़ा। इसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया। अंकित ने अपनी सिगार जलाई। उसने धुआं छोड़कर एक निष्ठुर और जहरीली मुस्कान के साथ कहा, तेरी इस जज्बाती कमजोरी ने तेरे बाप को मारा था अभिनव। विराट भी मुझे अपना छोटा भाई मानकर मुझ पर जान छिड़कता था। उसे नहीं पता था कि मैं ही अंडरवर्ल्ड का वो T1 हूँ जो उसके उस संजीवनी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से दुनिया में ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता है। जब मैंने उसे मारा तो उसकी आंखों में भी तेरे जैसा ही धोखा और दर्द था। अंकित गुप्ता ने लैपटॉप का एक सॉफ्टवेयर खोला जो अनक्रिप्टेड था। ये डार्क वेब का वो सॉफ्टवेयर था जिसे दुनिया का कोई हैकर, यहाँ तक कि अनिका भी ट्रेस नहीं कर सकता था। उसने एक वीडियो कॉल मिलाई। स्क्रीन पर एक साथ 5 खौफनाक लोगों के चेहरे उभर आए। ये दुनिया के अलग अलग कोनों में रूस, मैक्सिको, इटली में बैठे ट्रेंडेड कार्टेल के वो असली खूंखार कमांडर्स थे जिन्हें सिर्फ असली T1 के बारे में पता था। स्क्रीन पर एक रशियन कमांडर ने सिर झुकाकर कहा, मास्टर, आप सुरक्षित हैं। इधर से अंकित गुप्ता ने अपने सिगार का कश लेकर कहा, मैं सिर्फ सुरक्षित ही नहीं हूं इवान, मैं लायन के सबसे बड़े किले कपूर मैंशंस के बिल्कुल बीचों बीच अपनी कुर्सी पर बैठा हूं और वो बेवकूफ लड़का अपनी बीवी के साथ स्विट्जरलैंड की वादियों में हनीमून मना रहा है। सारे कमांडर्स एक साथ शैतानी हंसी हंसने लगे। तभी एक मैक्सियन कमांडर ने पूछा, क्या हुक्म है मास्टर? क्या हम द अनब्रोकन के ठिकानों पर हमला कर दें? आगे से अंकित गुप्ता ने तुरंत अपना हाथ उठाकर कहा, नहीं नहीं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं। अगर हमने अभी हमला किया तो फरहान और विक्रम जैसे खूंखार कुत्ते हम पर टूट पड़ेंगे। हमें अभिनव के इस अंपायर को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला करना है। इसी के साथ अंकित गुप्ता ने अपनी खौफनाक चालें बिछानी शुरू कर दी। अंकित ने अपनी त्रिशूल की छकड़ी स्क्रीन की तरफ करके कहा, सबसे पहले लायन ग्रुप इंडस्ट्रीज के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनका एक्सेस मेरे पास है। इन अकाउंट से अरबों रुपए धीरे धीरे हमारे ट्रेंडेड कार्टेल के सीक्रेट स्विस अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू करो। लेकिन ये पैसे सीधे नहीं जाएंगे। हम इन पैसों को अभिनव के ही उन चैरिटी हॉस्पिटल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर घुमाएंगे। जब पुलिस और इंटरनेशनल फोर्सेस को पता चलेगा कि लायन चैरिटी के नाम पर टेरर फंडिंग कर रहा है तो अभिनव का सारा नाम और रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। वो एक भगोड़ा बन जाएगा। ये कहते हुए अंकित गुप्ता की आंखों में एक जहरीली चमक आ गई। उसने आगे कहा, दूसरा काम, अभिनव की सबसे बड़ी ताकत वो देना सेनापति है, फरहान और विक्रम। जब तक वो दोनों साथ है दिल्ली में कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुझे उन दोनों को अलग करना है। उसकी ये बात सुनकर उधर से एक कमांडर ने कंफ्यूज होकर पूछा, कैसे मास्टर? तभी अंकित ने खौफनाक हंसी के साथ कहा, मैं अभिनव के अंकित चाचू के रूप में अपनी बहुत शरीफ और लाचार छवि बना ली। कल मैं विक्रम को अपने पास बुलाऊंगा। मैं उसे झूठी खबर दूंगा कि ट्रेंडेड कार्टेल के कुछ बचे हुए स्लीपर सेल मुंबई में देखे गए हैं जो कपूर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। विक्रम एक वफादार कुत्ता है। वो अभिनव की कंपनी को बचाने के लिए तुरंत मुंबई भाग जाएगा और जब वो मुंबई जाएगा तो दिल्ली में फरहान खान अकेला रह जाएगा। ये कहते हुए अंकित ने अपनी सिगार को एस्ट्रे में कुचल दिया। फिर उसने अपना प्लान आगे बनाकर बोला, और जैसे ही फरहान अकेला पड़ेगा हम उस बेस्ट को चारों तरफ से घेर कर उसकी मौत उसे दे देंगे जिसकी गूंज अभिनव के कानों के पर्दे फाड़ देगी। ये कहते हुए अंकित गुप्ता ने स्क्रीन पर एक विंडो और खोल ली। उसमें एक ऐसे इंसान का चेहरा था जिसने अपने चेहरे पर आधा और सफेद काला मास्क पहना था। ये इंसान कोई आम हत्यारा नहीं था। ये दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बेरहम और कभी भी अपने शिकार को जिंदा न छोड़ने वाला इंटरनेशनल असिस्टेंट था, द घोस्ट। तभी अंकित गुप्ता ने सीधे उस किलर से बात करके कहा, घोस्ट, मेरा सबसे बड़ा शिकार अभिनव गुप्ता और उसकी पत्नी अनन्या इस वक्त स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स में
ग्रीनडे वर्ल्ड में एक वीरान स्नो रिजॉर्ट में हनीमून मना रहे हैं और पूरी तरह से निहत्थे हैं। उनके साथ ना फरहान है, ना विक्रम है और ना ही द अनब्रोकन की कोई फौज। वो प्यार के नशे में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर स्क्रीन पर घोष की खौफनाक हंसी गूंजी। घोष ने अपना भारी स्नाइपर राइफल को साफ करके कहा, मुझे क्या करना है मास्टर? तभी अंकित गुप्ता की आवाज में 10 साल पुरानी और नफरत और जहर उबलने लगा। उसने कहा, मुझे वो दोनों जिंदा नहीं चाहिए। मुझे उनका कोई सबूत नहीं चाहिए। वो दोनों जहां ठहरे हैं वो एक बर्फ का पहाड़ है। उन दोनों को इस कदर बेरहमी से मारना कि दुनिया को लगे कि वो किसी बर्फीले तूफान या किसी हादसे का शिकार हुए। अभिनव की लाश भी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। वो स्विट्जरलैंड के उस बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो जाना चाहिए। आगे से उस घोस्ट किलर ने कहा, आपका काम हो जाएगा मास्टर। मैं अपनी व्हाइट डेथ स्क्वाड के साथ अभी जूरिक के लिए निकलता हूँ। अगले 24 घंटे के अंदर उस स्नो रिजॉर्ट की सफेद बर्फ उन दोनों पति पत्नी की लाल खून में रंग दी जाएगी। इसके बाद अंकित गुप्ता ने कॉल काट दी। उसने लैपटॉप बंद किया और अपनी कुर्सी के पीछे की तरफ सिर कर लिया। कपूर मैंशन के उस शांत और महफूज कमरे के अंदर साक्षात काल का एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया गया था जिसमें से भगवान का भी जिंदा निकलना नामुमकिन था। अभिनव की दौलत और उसके इज्जत और उसके सेनापति खुद उसकी जान सब कुछ एक साथ तबाह होने वाला था। अंकित गुप्ता पागलों की तरह ठाके मारकर हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, हनीमून हनीमून। अभिनव, तूने सोचा कि तू अपनी शेरनी के साथ बच्चे पैदा करेगा? तूने सोचा था कि तू मेरे ट्राइडेंट कार्टल को मारकर बादशाह बन गया है। अब तो स्विट्जरलैंड की उस बर्फ में तड़प तड़प कर मरेगा। और जब तू मरेगा तो तुझे यह भी पता नहीं होगा कि तुझे मारने वाला वो तेरा अंकित चाचू है जिसके पैर तूने कल ही छुए थे। इसके बाद अगली सुबह दिल्ली में सूरज निकलने के साथ ही अंकित गुप्ता ने अपनी शतरंज की चालें चलना शुरू कर दिया। वो अपने उसे शरीफ और बुजुर्ग वाले अवतार में एक शॉल ओढ़कर लाठी टेक कर कपूर मैंशन के हॉल में आया। अंकित गुप्ता ने बहुत ही घबराई और कांपती हुई आवाज में विक्रम को आवाज देकर कहा, विक्रम। विक्रम जो बाहर सिक्योरिटी चेक कर रहा था वो तुरंत भागकर अंदर आया। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ पूछा, क्या हुआ मास्टर, आप ठीक तो हैं? विक्रम के लिए अभिनव के चाचा अपने असली जो मालिक है उसके छोटे भाई साक्षात भगवान के समान थे। तभी अंकित गुप्ता ने अपने चेहरे पर पसीना लाकर नाटक करके कहा, बेटा मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे अभी अभी एक पुराने जानने वाले का फोन आया। उसने बताया कि ट्राइडेंट कार्टल के कुछ बचे हुए स्लीपर सेल मुंबई में सक्रिय हो गए हैं। वो अभिनव के ना होने का फायदा उठाकर मुंबई वाले लायन ग्रुप के हेड ऑफिस पर बम ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे हैं। उसके बात सुनकर विक्रम का खून खोल गया। उसने गुस्से में झुंझला कर कहा, क्या उन कुत्तों की इतनी हिम्मत? उनका बाप अभी T1 मरा है और वो फिर से सिर उठा रहे हैं। तभी अंकित गुप्ता ने झूठे खोप कर कांप कर कहा, हाँ विक्रम, अभिनव अभी हनीमून पर गया है। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि उसकी छुट्टियां खराब हो। और वैसे भी उसने बहुत कुछ सहा है। विक्रम, क्या तुम मुंबई जाकर वो ऑफिस संभाल सकते हो? तुम अगर वहां होंगे तो वहां कुछ लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। विक्रम जो अपनी वफादारी में पूरी तरह से अंधा था, उसने एक पल के लिए भी शक नहीं किया और विक्रम ने छाती ठोक कर कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मास्टर। छोटे मालिक की अमानत पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं आज की ही फ्लाइट से मुंबई जाता हूँ। मैं उन स्लीपर सेल्स को ढूंढ कर जिंदा जला दूंगा। मैं फरहान को यहाँ दिल्ली की आपकी सुरक्षा के लिए छोड़ जाता हूँ। अंकित गुप्ता ने विक्रम के सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया, जीते रहो मेरे बच्चे। इसके बाद विक्रम ने बिना वक्त गंवाए अपना बैग पैक किया और मुंबई के लिए निकल गया। अंकित गुप्ता के दूसरी चाल पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। विक्रम अब दिल्ली से दूर जा चुका था और फरहान खान अब दिल्ली में अकेला था और लायन स्विट्जरलैंड के उन वादियों में अपनी मौत के इंतजार में निहत्था बैठा था। इधर दिल्ली में मौत का फंदा फंस रहा था और उधर स्विट्जरलैंड के उस खूबसूरत वीरान और बर्फ से ढके ग्रिंडेवाइल्ड स्नो रिजॉर्ट में दोपहर का वक्त था। रात चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। अभिनव अनन्या अपने उस आलीशान लकड़ी के कॉटेज के बाहर बर्फ में खेल रहे थे। दोनों ने भारी स्नो सूट्स पहने थे। अनन्या एक छोटे बच्चों की तरह हंसकर एक बर्फ के गोले बनाकर अभिनव पर मार रही थी। अभिनव भी अपने सारे खौफ और अंडरवर्ल्ड की सीरियसनेस को भूलकर अनन्या के पीछे दौड़ रहा था।
अभिनव ने हंसकर अनन्या के हाथ पकड़ने के लिए कोशिश करके कहा, अरे रुक जाओ अनन्या, अब तुम नहीं बचोगी। उसने अनन्या को पीछे से पकड़ लिया और ये दोनों बर्फ पर एक साथ गिर पड़े। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके चेहरे बर्फ से ढके थे, लेकिन उनके दिलों में एक भयंकर गर्माहट थी। तभी अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुमसे कभी नहीं बच पाऊंगी अभिनव। ये कहकर उसने अपनी नाक को अभिनव को चूम लिया। आगे से अभिनव ने बहुत ही प्यार से कहा, और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए उसने अनन्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो दोनों उस बर्फ के बीच एक बहुत ही गहरे और रोमानी पल में खोए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगह है, लेकिन उसी वक्त उनसे लगभग 500 मीटर दूर एक बहुत ही ऊंची और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी की चोटी पर 5 लोग बिल्कुल सफेद रंग के कैमोफ्लेज स्नो सूट पहने हुए बर्फ में लेटे हुए थे। वो सफेद बर्फ में इस कदर घुल गए थे कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। द घोस्ट और उसकी व्हाइट डेथ स्क्वाड थी। घोस्ट ने अपनी बहरम M82 एंटी मटेरियल स्नाइपर्स राइफल्स के भारी और थर्मल लेंस वाले स्कोप में अभिनव और अनन्या पर फोकस किया। स्कोप के अंदर अभिनव अनन्या के शरीर की गर्मी लाल रंग में चमक रही थी। घोस्ट के एक साथी ने फुसफुसाकर अपने वायरलेस पर कहा, टारगेट लॉक। घोस्ट की उंगली ट्रिगर पर आ गई। उसने देखा कि कैसे दुनिया का वो खूंखार लायन अपनी पत्नी के साथ बर्फ में हंस रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, और ना ही उसकी वो खौफनाक सिक्स सेंस काम कर रही थी। प्यार ने सच में दुनिया के सबसे बड़े शिकारी को पूरी तरह से अंधा और निहत्था कर दिया था। घोस्ट ने एक जहरीली हंसी के साथ कहा, टीवन ने सही कहा था, शेर जब प्यार में होता है तो वो एक भेड़िए से कमजोर हो जाता है। ये कहते हुए घोस्ट ने अपनी सांसें रोक ली और उसकी उंगली ने ट्रिगर पर दबाव बनाना शुरू किया। घोस्ट ने फुसफुसा कर कहा, गुड बाय लायन। उसके भारी बैरम M82 एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल्स का स्कोप बहुत अभिनव के सिर पर लॉक हो चुका था। घोस्ट ने अपनी सांसें रोकी और ट्रिगर दबा दिया। स्नाइपर राइफल से निकली वो .50 कैलिबर की भारी आर्मर पियर्सिंग्स गोली ने आवाज की गति को तोड़कर एक भयंकर सोनिक बूम पैदा किया। गोली 2800 फीट प्रति घंटा की रफ्तार खौफनाक से हवा को चीरती हुई एक घूमते हुए आग के गोले की तरह अभिनव के सिर की तरफ बढ़ रही थी। ये गोली इतनी तेज थी कि इसके चलने की आवाज अभिनव तक पहुंचने से पहले ही गोली उसके सिर को चीर देती। किसी भी आम इंसान के लिए इस गोली से बचना नामुमकिन था। नीचे बर्फ पर अभिनव अनन्या के बिल्कुल ऊपर था। वो मुस्कुराते हुए अनन्या की उन गहरी खूबसूरत आंखों में झांक रहा था, और ठीक उसी माइक्रो सेकंड में जब वो मौत की गोली हवा के अंदर बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, अभिनव की नजरें अनन्या की आंखों की पुतलियों पर टिकी थी। उन पुतलियों में एक आईने की तरह सामने का नजारा रिफ्लेक्ट हो रहा था। अचानक अनन्या की आंखों की पुतलियों में उस रिफ्लेक्शन में अभिनव को पहाड़ी की चोटी से चमकने वाली एक बहुत ही तेज भयंकर सफेद रोशनी दिखाई दी। एक आम इंसान का दिमाग शायद इस छोटी सी चमक को नजरअंदाज कर देता, उसे समझने में कई सेकंड लगा देता, लेकिन अभिनव का दिमाग इस 10 साल और सिर्फ मौत, बारूद और खून के बीच ट्रेंड हुआ था। उसका अवचेतन मन सुपर कंप्यूटर से तेज था। उसने कहा, स्नाइपर। अभिनव के दिमाग की सारी नसें फटने के लिए एक झटके में तन गई। उसका वो सारा रोमांस, वो सारी शांति पलक झपकते ही प्रलयंकारी सर्वाइवल मोड में बदल गई। गोली के उनके पास पहुंचने से महज कुछ मिली सेकेंड बाकी थे। अभिनव ने बिना सोचे, बिना आवाज सुने और सिर्फ अपनी सिक्स्थ सेंस और आंखों में दिखे उस फ्लैश के दम पर अपने शरीर को एक भयंकर झटके के साथ दाईं तरफ पूरी ताकत से घुमा दिया। घूमते हुए उसने अपने दोनों फौलादी हाथों से अनन्या को कसकर पकड़ लिया और अपने साथ लेटकर बर्फ में बाईं तरफ एक जोरदार डाइव मार दी। जैसे ही अभिनव का शरीर उस जगह से हटा, वो .50 कैलिबर की भारी स्नाइपर गोली अभिनव के कान को महज एक सूद के फासले को चीर कर निकल गई। गोली के हवा को चीरने में जो दबाव था, उसने अभिनव के कान के पर्दे सुन कर दिए और उसके बालों को उड़ा दिया। वो गोली सीधे जाकर उस जगह की बर्फ और जमीन में धंस गई जहां एक सेकंड पहले अभिनव का सिर था। गोली के जमीन से टकराने से बर्फ का एक भयंकर धमाका हुआ। बर्फ के टुकड़े, पत्थर और मिट्टी छर्रों की तरह हवा में उड़ गए। जमीन में एक फुट गहरा और चौड़ा गड्ढा बन गया।
ये देखकर अनन्या के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। ओह! उस धमाके की आवाज और उड़ती हुई बर्फ से वो पूरी तरह से सहम गई थी। अभिनव ने एक गगनभेदी दहाड़ मारकर अनन्या के सिर को बर्फ में कसकर दबाकर कहा, नीचे रहो, सिर नीचे रखो। ये कहते हुए उसने अपना पूरा शरीर एक ढाल की तरह ऊपर रख दिया। वहीं उधर पहाड़ी की चोटी पर द घोस्ट की आंखें स्कोप के अंदर फटी रह गई। घोस्ट ने पागलों की तरह बड़बड़ाकर कहा, इम्पॉसिबल, उसने गोली को डोज कर दिया। कोई भी इंसान .50 कैलिबर की स्नाइपर बुलेट से नहीं बच सकता। उसने कैसे किया? घोस्ट के पसीने छूट गए। वो जानता था कि उसने एक सोते हुए शेर को जगा दिया। घोस्ट ने अपने साथियों को चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, फायर, अंधाधुंध फायर करते रहो। उसके इस ऑर्डर के साथ ही ऊपर पहाड़ी से ऑटोमेटेड राइफल्स की गोलियों की बौछार शुरू हो गई। वहीं इधर बर्फ में सोए अभिनव और अनन्या के चारों तरफ गोलियों की बारिश शुरू हो गई थी। बर्फ के फवारे फूट रहे थे। अनन्या खौफ से कांप रही थी। उसका खूबसूरत शरीर थरथरा रहा था और उसने कांप कर कहा, अभिनव, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, T1 भी मारा गया। अभिनव ने बहुत ही ठंडे और कैलकुलेटिव आवाज में कहा, कोई बात नहीं अनन्या, मुझ पर भरोसा रखो। अभिनव की आंखों में वो प्यार वाला पति नहीं था, वो साक्षात लायन लौट आया था, और वो लायन जो मौत की आंखों में आंखें डालकर उसका शिकार करता था। अभिनव ने तुरंत स्थिति का जायजा किया। वो पूरी तरह से निहत्था था। उसके पास न पिस्तौल थी और ना ही कॉम्बैक्ट खंजर, ना ही उसका वो बुलेट प्रूफ नैनो क्लेवर सूट। वो एक हैवी स्नो कोट में था और वो खुली सफेद बर्फीली जमीन पर, जहां स्नाइपर के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट थे। अभिनव ने लगभग 15 मीटर दूर एक विशाल और मोटे पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, हमें उस चीड़ के पेड़ के पीछे छिपना होगा। तभी और एक स्नाइपर गोली उनके पास से गुजरी। उसी समय अभिनव ने ऑर्डर देकर कहा, मैं 3 गिनूंगा, हम रोल करते हुए उस पेड़ के पीछे जाएंगे, खड़े मत होना। ये कहते हुए वो 3 गिनता, 1 2 3 गो। अभिनव ने अनन्या को अपनी बाहों में जकड़ा और वो दोनों बर्फ पर गोल घूमकर उस पेड़ की तरफ तेजी से खिसकने लगे। पहाड़ों से गोलियों की झड़ी लग गई। अभिनव ने अपने शरीर को पूरी तरह से अनन्या के ऊपर रखा था, ताकि अगर गोली लगे तो वो उसके जिस्म में उतरे, अनन्या तक ना पहुंचे। गोली उनके आसपास के बर्फ को छलनी कर रही थी। एक गोली अभिनव के कोट के बाएं हिस्से को चीर कर निकल गई, लेकिन किस्मत से उसके शरीर को नहीं छू पाई। वो दोनों एक विशाल चीड़ के पेड़ के पीछे पहुंच गए। पेड़ का तना इतना मोटा था कि वो .50 कैलिबर की गोलियों को भी रोक सकता था। अभिनव हाँफ रहा था। उसने तुरंत अनन्या के चेहरे और शरीर को चेक किया। अभिनव ने पागलों की तरह पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें गोली तो नहीं लगी ना? वही अनन्या रो रही थी। उसने रो कर कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन अभिनव, यहाँ हमें मारने कौन आ गया? हमारी लोकेशन तो किसी को पता नहीं थी, सिर्फ माँ और घर वालों को पता था। ये सवाल यह सवाल एक इकलौता सवाल अभिनव के दिमाग पर किसी परमाणु बम की तरह फटा। अभिनव का दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। उसने मन ही मन में सोचा, लोकेशन, हमारा स्विट्जरलैंड आना, इस वीरान रिजॉर्ट में रुकना, ये सिर्फ कपूर मेंशन की 4 दीवारी के अंदर तय हुआ था। आंचल माँ ने टिकट की। मेरे अनन्या, मार, फरहान, विक्रम और अभिनव की आंखों में पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। उसका खून बर्फ से ज्यादा ठंडा पड़ गया और उसने मन ही मन कहा, और अंकित चाचू। एक झटके में पहेली के सारे टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और त्रिशूल वाले छड़ी चाचू का अचानक जिंदा वापस आना, उनका बहुत भावुक होकर कंपनी को कंट्रोल मांगना और फिर अचानक अंचल को हनीमून के लिए उकसाना। अभिनव ने अपने दांत पीस कर फुसफुसा कर कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो मेरा सगा खून है। मेरा अंडरवर्ल्ड को पता था कि खून के रिश्ते सबसे ज्यादा खून बहाते हैं। अभिनव की आंखों में एक ऐसा भयंकर जहरीला गुस्सा आ गया जो आज तक T1 के लिए नहीं था। उसने अनन्या की आंखों में देखकर कहा, उन्होंने हमें धोखा दिया। वो अंकित चाचू नहीं है अनन्या, वो असली ट्राइडेंट कार्टेल का हिस्सा है, शायद वो खुद ही। अभिनव ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया और उसे एहसास हो गया कि उसने जिस इंसान के पैर छुए वो कोई लाचार बुजुर्ग नहीं, बल्कि वो असली शैतान था और जिसने उसके पिता को मारा था। अभिनव ने पेड़ के पीछे से झांक कर आगे कहा, हमें यहां से जिंदा निकलना होगा। शिकारी नीचे आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि निहत्थे शेर का शिकार करना आसान है। पहाड़ी से कुछ लोग सफेद कैमोफ्लेज सूट पहने नीचे की तरफ उतर रहे थे। अभिनव ने अपने आसपास देखा, बर्फ, पेड़, पत्थर, यही उसके हथियार थे। लायन को किसी बंदूक की जरूरत नहीं थी। उसका दिमाग ही दुनिया का सबसे खौफनाक हथियार था। इधर स्विट्जरलैंड के बर्फ में अभिनव मौत के साय से लड़ रहा था, और उधर हजारों मील दूर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक अलग ही खौफनाक साजिश अपना असली रूप ले रही थी।
मुंबई के मझगांव डॉक्स इलाके में एक बहुत ही पुराना बंद पड़ा शिपयार्ड था। यहाँ चारों तरफ सिर्फ जंग खाए हुए पुराने जहाज, शिपिंग कंटेनर और अंधेरा था। अंकित चाचों की झूठी टिप पर यकीन करके विक्रम यहाँ पहुंच चुका था। विक्रम को बताया गया कि यहाँ ट्राइडेंट कार्टेल के कुछ मामूली स्लीपर सेल छिपे हैं जो कपूर इंडस्ट्री को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। विक्रम ने अपने साथ सिर्फ 10 लड़कों की एक स्ट्राइक टीम ली। रात के अंधेरे में विक्रम और उसके लड़कों अपने ऑटोमेटिक राइफल्स तान कर शिपयार्ड के एक विशाल बंद गोदाम की तरफ दबे पांव बढ़ रहे थे। विक्रम ने रेडियो पर फुसफुसा कर कहा, चारों तरफ से घेर लो, किसी भी कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ना। लायन के अंपायर की आंख उठाने वालों की आंख निकाल दो। विक्रम के लड़कों ने गोदाम के बाहरी लोहे को शटर को ब्रीचिंग चार्जर लगाए। धमाके के साथ शटर उड़ गया। विक्रम अपनी राइफल तान कर सबसे पहले अंदर घुसा। विक्रम ने अपने अंदर घुसते ही दहाड़ कर कहा, फ्रिज, हथियार डाल दो। लेकिन गोदाम के अंदर का नजारा देखकर विक्रम के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वहां कोई स्लीपर सेल नहीं था, वहां कोई बम बनाने वाले असली गुंडे नहीं। गोदाम खाली था और शांत था। विक्रम के एक आदमी ने अपनी फ्लैश लाइट मारकर कहा, सर सर यहां तो कोई नहीं। तभी गोदाम के सारे लोहे के शटर बाहर एक झटके में बाहरी दरवाजे आवाज के साथ बंद हो गए। पूरा गोदाम एक घुप अंधेरे में डूब गया। विक्रम और उसके 20 लड़के उस लोहे के पिंजरे में कैद हो गए थे। तो विक्रम की छठी इंद्री चीख उठी। उसने कहा, शिट, एम्बुश, ये एक जाल है, कवर लो। उसी सेकंड गोदाम की छत पर ऊपर से गैलरियों में दर्जनों हाई पावर हेलोजन लाइट्स एक साथ जल उठी। उन तेज रोशनी से विक्रम और उसके लड़कों की आंखें चौंधिया गई। उन रोशनियों के पीछे गोदाम के ऊपरी बालकनी और कंटेनर्स के ऊपर ट्राइडेंट कार्टेल के लगभग 100 सबसे खूंखार ब्लैक ऑप्स मशीनरीज खड़े थे। उनके हाथों में मिलिट्री ग्रेड हैवी मशीन गन, स्नाइपर राइफल्स, आरपीजी थे। लेजर लाइट्स के दर्जनों लाल बिंदियां विक्रम और उसके लड़कों के सीने और माथे पर आकर टिक गई। ये कोई मामूली गुंडे नहीं थे, ये असली T1 की वो एलिट पर्सनल आर्मी थी जिसने उसके खास तौर पर द अनब्रोकन के सेनापतियों को कुचलने के लिए तैयार किया था। ऊपर बालकनी से ट्राइडेंट के कमांडर की एक भारी और खौफनाक आवाज गूंजी। उसने चिल्लाकर कहा, हथियार डाल दे विक्रम, तो अपने भगवान लायन को बहुत पूछता है ना। आज तेरा भगवान भी तुझे बचाने नहीं आ सकता, क्योंकि वो खुद बर्फ में अपनी कब्र खोद रहा है। विक्रम समझ गया कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। उसने तुरंत वो अंकित चाचू का चेहरा याद आया जिसने उसे टिप दी। उसने चिल्लाकर कहा, चाचू नहीं, वो गद्दार है, उसने मुझे जानबूझकर दिल्ली से दूर भेजा, उन्होंने लायन को धोखा दिया है। विक्रम का दिमाग फटने लगा। उसने अपनी मौत का डर नहीं था और इस बात का डर था कि दिल्ली में फरहान अकेला है। लायन स्विट्जरलैंड में पूरी तरह से निहत्ते हैं। विक्रम ने एक परलैंगकारी दहाड़ मारी। अपनी राइफल ऊपर बालकनी की तरफ तार कर अंधाधुंध फायरिंग छोक कर कहा, मारो उस सालों को। तभी ऊपर से ट्राइडेंट के कमांडर ने ऑर्डर देकर कहा, फायर। गोदाम के अंदर एक ऐसा खौफनाक एक तरफा और विभत्स कत्लेआम शुरू हुआ जिसे देखकर नर्क के भी पसीने छूट गए। 100 से ज्यादा भारी मशीन गन्स के नीचे फंसे विक्रम के 20 लड़कों पर आग की बारिश हो गई। विक्रम के लड़के गाजर मूली की तरह कटने लगे। गोलियां उनके शरीर को चीर रही थी और कुछ ही सेकंड के अंदर विक्रम की आंखों के सामने उनके सबसे वफादार और बहादुर लड़कों की खून से लथपथ लाशें जमीन पर बिछने लगी। तभी विक्रम ने चिल्लाकर कहा, कवर फायर दो, छिपो। विक्रम चीख रहा था और एक बड़े से लोहे के कंटेनर के पीछे छिप गया। वहां से फायर कर रहा था। उसने ट्राइडेंट के 5-6 कमांडर्स के ऊपर नीचे गिरा दिया, लेकिन उनके दुश्मनों की तादाद बड़ी ज्यादा थी। ऊपर से एक फ्लैश बैक ग्रेनेड विक्रम के कंटेनर के पास आकर फटा। एक भयंकर सफेद रोशनी, कान फाड़ देने वाली आवाज से विक्रम का दिमाग सुन पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कानों में टी की आवाज गूंजने लगी। उसी धुएं और बेहोशी के बीच ट्राइडेंट कार्टेल के 10 भारी भरकम कमांडोज रस्सियों से नीचे उतरे। उन्होंने विक्रम पर धावा बोल दिया। विक्रम की राइफल की गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और 2 कमांडोज के माथे गोली उतार दी। पिस्तौल खाली हो गई। यह देखकर विक्रम ने चिल्लाकर कहा, आ जाओ कुत्तो। विक्रम ने पिस्तौल फेंक दी और अपना कॉम्बैक्ट खंजर निकाल लिया। वह घायल शेर की तरह कमांडोज पर टूट पड़ा। उसने कमांडो के पेट में खंजर उतारा और दूसरे की गर्दन मरोड़ दी। उसका शरीर गोलियों के छर्रों कट से लहूलुहान हो चुका था, लेकिन 8 कमांडोज ने उसे चारों तरफ से अब घेर लिया था। एक कमांडो ने अपनी राइफल का बट पूरी ताकत से विक्रम के सिर के पीछे मारा। विक्रम के मुंह से एक चीख निकली। विक्रम के सिर से खून का एक फवारा फूटा और उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा।
कमांडोज ने तुरंत उसे अपनी जमीन पर दबोच लिया और उसके दोनों हाथों को भारी लोहे की जंजीर के पीछे की तरफ बांध दिया था। विक्रम खून से लथपथ था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसके सारे लड़के मारे जा चुके थे। ट्राइडेंट का वो कमांडर सीढ़ियों से नीचे उतरकर विक्रम के सामने आया। उसने विक्रम के बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया और कमांडर ने हंसकर विक्रम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारकर कहा, तू बहुत भौंकता था ना। विक्रम के होठ फट गए, खून बहने लगा। आगे से विक्रम ने खून थूक कर एक खौफनाक और निडर आवाज में कहा, कमीने, जिस दिन मेरा लायन वापस आएगा तुम्हारी चमड़ी उधेड़कर इस पूरे गोदाम को तुम्हारे खून से धो देगा। तभी आगे से कमांडर ने अपना सैटेलाइट फोन निकाल कर कहा, तेरा लायन कभी वापस नहीं आएगा कुत्ते। देखिए लाइव फीड है स्विट्जरलैंड की। तेरे उस भगवान को हमारे घोस्ट स्नाइपर ने बर्फ में चूहों की तरह घेर लिया है। कुछ ही पलों में वो अपनी बीवी के साथ बर्फ में दफन हो जाएगा और दिल्ली में तेरा दोस्त फरहान खान उसे असली टी-1 खुद अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारेगा। कमांडर की बात सुनकर विक्रम के सीने में ऐसा दर्द उठा जो सिर पर उसी चोट से हजारों गुना बड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, छोटे मालिक, फरहान, मुझे माफ कर देना दोस्त। विक्रम की आंखों में बेबसी और गिल्ट के आंसू बहने लगे। वो जंजीरों से बंधा हुआ अपनी हार और अपने भगवान की मौत के उस खौफनाक सच को सुनने पर मजबूर था। इधर मुंबई में विक्रम बंधक बना, उधर स्विट्जरलैंड में उन बर्फीली पहाड़ियों पर अभिनव मौत को चकमा देने की खौफनाक शतरंज बिछा रहा था। विशाल चीड़ के पेड़ के पीछे अभिनव अरण्य छिपे हुए थे। पहाड़ी से द घोस्ट के 5 कमांडो सफेद कैम्फ्लाज सूट पहने अपने ऑटोमेटेड राइफल्स को तानकर बहुत ही सावधानी से नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं अनन्या रो रही थी। उसने सिसक कर कहा, हमें उन्हें मारना होगा अभिनव, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं। अभिनव ने अपनी जैकेट के जिप खोले उसे उतार कर कहा, हथियार लोहे के नहीं होते अनन्या, हथियार दिमाग होता है। यहाँ तापमान -5 है। अभिनव सिर्फ एक पतले स्वेटर में था और लेकिन उसे ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसने अपने जैकेट के जेब में अपना महंगा सैटेलाइट फोन निकाला। अभिनव ने बहुत ही सख्त आवाज में ओट देकर कहा, तुम यहाँ इसी पेड़ के पीछे छिपे रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी आवाज आए और तुम बाहर नहीं निकलोगी। तभी अनन्या ने घबरा कर उससे पूछा, तुम क्या करने वाले हो। उसकी ये बात सुनकर अभिनव के होठों पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, शिकार। अभिनव ने अपने लेदर जैकेट को एक बहुत ही बड़े से बर्फ के गोले के ऊपर लपेटा और ताकि वो दूर के किसी इंसान का सिर या शरीर जैसा लगे। उसने अपना सैटेलाइट फोन उस जैकेट के अंदर सेट किया, उसका फ्लैश लाइट ऑन कर दिया। तभी अभिनव ने कहा, जब मैं इशारा करूं तो तुम इस जैकेट को उस तरफ पूरी ताकत से फेंक देना। अभिनव खुद बर्फ के पेड़ पर लेट गया और बिना कोई आवाज की किसी सफेद सांप की तरह रेंग कर बाईं तरफ की गहरी बर्फ और झाड़ियों के पीछे खिसक गया। वो कमांडोज के रास्ते में बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में जाकर छिप गया। वहीं उधर से 5 कमांडोज पेड़ के करीब आ चुके थे। तभी घोस्ट के लीडर ने ऑर्डर देकर कहा, वो उसी पेड़ के पीछे छिपे हैं, फ्लैंक करो। तभी अभिनव ने फुसफुसाकर इशारा कर कहा, नाउ। अनन्या ने पूरी ताकत से उस लेदर जैकेट के जिसके अंदर फोन की लाइट जल रही थी उसको दाईं तरफ झाड़ियों में फेंक दिया। जैकेट बर्फ पर गिरते ही उछली। कमांडोज को लगा कि अभिनव भागने की कोशिश कर रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, वो वहां है, फायर। 5 कमांडोज का ध्यान एक ही झटके में दाईं तरफ गया और उसने उस जैकेट पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। उसी एक सेकंड के हिस्से में बाईं तरफ की गहरी बर्फ में से लायन एक असली भूखे शेर की तरह हवा में उछलकर बाहर आया। अभिनव की रफ्तार इतनी तेज थी कि कमांडोज अपनी बंदूक घुमा भी नहीं पाए। अभिनव सीधा पीछे वाले कमांडोज के ऊपर कूदा। उसने अपने दोनों पैर से उस कमांडो की गर्दन को एक सीजर ग्रिप में जकड़ा और एक भयंकर झटके के साथ अपने शरीर को घुमा दिया। कमांडो की गर्दन की हड्डी टूट गए, बिना कोई आवाज के जमीन पर गिर पड़ा। अभिनव ने गिरते हुए कमांडोज को हाथ में अपनी ग्लोक्स पिस्तौल हवा में छीन ली। अब लायन के हाथ में हथियार आ चुका था। जब लायन के हाथ में हथियार होता है तो मौत का रास्ता बदल जाए। बाकी के 4 कमांडोज घबरा कर पलटे, लेकिन अभिनव जमीन पर रोल करके पहले ही पोजीशन ले चुका था। 2 स्टिक गोलियां, पहली गोली दूसरे कमांडो के सफेद मांस को चीरकर उसके माथे में जा धंसी। दूसरी गोली तीसरे कमांडो के गले के आर पार हो गई। दोनों का खून सफेद बर्फ पर लाल रंग की खौफनाक पेंटिंग बना गया। तभी चौथे कमांडो ने अपने ऑटोमेटिक राइफल्स अभिनव के तरफ ताने और ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बौछार अभिनव की तरफ आई। अभिनव ने पास बड़े बड़े से पत्थर के पीछे डाइव मार दी। गोलियां पत्थर से टकराकर
चिंगारियां पैदा करने लगी। तभी लीडर ने चिल्लाकर अपनी गन लोड करनी शुरू करके कहा, कवर मी। उसी समय अभिनव ने पत्थर के पीछे जमीन पर एक मुट्ठी बर्फ उठाई और उसे एक कड़क गोले में बदल दिया। उसने वो बर्फ का गोला पूरी ताकत से चौथे कमांडो के चेहरे पर दे मारा। कमांडो की आंखों में बर्फ घुस गई, उसका निशाना चूक गया। उसी सेकंड अभिनव पत्थर के पीछे से बाहर निकला और अपनी पिस्तौल से लगातार 3 गोलियां उस चौथे कमांडो के सीने में उतार दी। चौथा कमांडो भी बर्फ पर ढेर हो गया। अब सिर्फ घोस्ट लीडर खुद बचा था और घोस्ट ने देख लिया कि गोलियां इस दानव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। उसकी राइफल भी खाली हो चुकी थी। इसलिए घोस्ट ने अपनी राइफल फेंकी और अपनी बेल्ट से एक लंबा तेज धार टैक्टिकल आइस पिक निकाल लिया। वहीं अभिनव भी अपनी पिस्तौल फेंक कर, क्योंकि उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, उस घोस्ट के सामने आकर खड़ा हो गया। हवा में भयंकर ठंडक थी। अभिनव के मुंह से सांसों का सफेद भाप निकल रही थी। उसकी आंखें उस लीडर के रूह को चीर रही थी। घोस्ट ने अपने खंजर को हवा में घुमाकर कहा, तो बहुत बड़ा डॉन बनता है ना, आज तो इस बर्फ में कुत्ते की तरह मौत मरेगा। घोस्ट एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा और अभिनव पर टूट पड़ा। उसने खंजर को अभिनव की छाती की तरफ जोर से घोंपने की कोशिश की। अभिनव ने अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे वह करीब आया, अभिनव ने अपने बाएं हाथ से उस घोस्ट की कलाई को फुलादी शिकंजे में दबोच लिया। घोस्ट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अभिनव का हाथ किसी हाइड्रोलिक प्रेस की तरह था। तभी अभिनव ने चिल्लाकर कहा, तूने मेरी पत्नी की आंखों में खौफ पैदा किया। अभिनव की आवाज इतनी ठंडी और जहरीली थी कि लीडर का खून जमने लगा। अभिनव ने अपने दाएं हाथ का एक भयंकर लोहे जैसा मुक्का उस लीडर के सीने पर मारा। घोष की पसलियां चटकने लगी। वो दर्द से करहा उठा। अभिनव ने उस कलाई को एक झटके में मरोड़ दिया और खंजर लीडर के हाथ से छूटकर बर्फ पर गिर पड़ा। अभिनव ने घोस्ट को कॉलर से पकड़ा, उसे हवा में उठाकर पास ही मौजूद एक विशाल चीड़ के पेड़ की तने इतनी जोर से मारा कि पेड़ हिल गया। घोस्ट के मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। अभिनव घोस्ट की गर्दन को एक हाथ में पकड़कर उस हवा में पेड़ से सटा दिया। अभिनव की आंखें लाल सुर्ख थी और चिल्लाकर उसने घोस्ट से पूछा, ये साजिश किसने रची है? मुझे वो नाम बता अभी। लेकिन घोस्ट भी ऐसे कमजोर नहीं था। आखिर क्या घोस्ट उसे नाम बता देगा? क्या अभिनव को सच्चाई पता चल जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द रिटर्न ऑफ लायन, लायन घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें।